Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new module, chemistry of transition elements. इससे पहला जो मॉड्यूल था वो हमने नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड पढ़ा था। उसमें हमने डिफरेंट थ्योरीज डिस्कस की थी। मेन हमारा जो फोकस था वो कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड जो थ्योरीज थी उन पे था। आज जो हम मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स से रिलेटेड। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट हैं जिनको हमने इधर स्टडी करना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो 3 सीरीज़ हैं जो कि 3D 4D 5D तक जाती हैं, ठीक है। उससे नेक्स्ट फिर हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। वो हमने इस मॉड्यूल में डिस्कस नहीं करना। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ डी जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन पे हमने फोकस करना है, और वो भी जो उसकी फर्स्ट सीरीज़ हैं उससे रिलेटेड हमने ज़्यादातर डिस्कशन करनी है। इसमें डिफरेंट थ्योरीज हम पढ़ेंगे, और उन थ्योरीज को पढ़ने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन डी ब्लॉक्स एलिमेंट का, और उससे नेक्स्ट फिर हम जो है इसमें इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम डिफरेंट थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, और इसका नोमेनक्लेचर, इसकी कुछ आइसोमेरिज्म से रिलेटेड भी डिस्कशन होगी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कितनी टाइप के होते हैं, उनके नेम क्या हैं और उनकी शेप्स क्या होती हैं। डी ऑर्बिटल हम कहते हैं कि हमारे पास 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिनमें हमारे पास होता है डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स वाई, और नेक्स्ट हमारे पास एक डी जी स्क्वायर होता है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इनकी शेप्स के बारे में बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से डी वाई जी में। हम जानते हैं कि एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है जो कि इन्होंने ये शो किया है, दूसरा वाई एक्सिस होता है, और थर्ड हमारे पास जी एक्सिस होता है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं डी वाई जी की, डी वाई जी की, तो हमने क्या करना है, वाई जी को एक प्लेन में कंसीडर करना है, और हमारे पास जो एक्स होगा वो आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे पास एक्स और वाई ये एक सेम प्लेन में है, और जो जी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आउट ऑफ द प्लेन, जिसको हम पेपर पर ड्रा नहीं कर सकते तो हम इस तरह से उसको ड्रा करते हैं जी को, मतलब कि एक्स और वाई हमारी एक प्लेन हो जाती है, और जो जी हमारे पास है ये इस प्लेन के अबव द प्लेन, बिल्कुल ऊपर हाफ और बिल्कुल नीचे हाफ, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वाई जी प्लेन की। जब वाई जी प्लेन की हमने बात करनी है, डी वाई जी ऑर्बिटल की बात करनी है, इसकी शेप के बारे में पढ़ना है, तो हम कहेंगे कि जो इसके ऑर्बिटल्स हैं वो वाई जी प्लेन में होंगे। आप वाई जी प्लेन को एक प्लेन कंसिडर कर लो, और एक्स को आउटवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर कर लो, इस प्लेन के अबव, हाफ अबव और हाफ बिलो। ये जो बिलो सा एरिया इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है ये एक प्लेन को शो कर रहा है। तो ये एक्स देखिए आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको बाहर को निकलता हुआ महसूस हो रहा है, ठीक है। आप इस तरह से इसको कंसीडर कर लो कि हमारे पास एक रजिस्टर है, आप उस रजिस्टर को एक बिल्कुल स्ट्रेट एक
रख दो फ्लोर पे या किसी चीज़ के ऊपर, और फिर एक पेन लो, उस पेन को स्ट्रेट उस रजिस्टर के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में उसको खड़ा कर दो। ठीक है, तो एक्स जो है वो पेन है, और वाई और जो जी है वो एक प्लेन जो रजिस्टर की है, वो वाई जी ऑर्बिटल्स उस प्लेन के ऊपर लाई किए हुए हैं, उसके ऊपर ऐसे बिल्कुल कह लें कि एक प्लेन में जैसे लेटे हुए होते हैं ना, उस तरह से कह लो, उसकी सरफेस को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डी एक्स जी। जब हमने एक्स जी की बात करनी है तो आप एक्स और जो जी है उसको एक प्लेन में कंसीडर कर लो, और वाई को आप कंसीडर करो कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में उस प्लेन के बाहर को निकल रहा है। जैसे हमने एक्स को लास्ट शेप को एक्सप्लेन करने के लिए कहा था कि ये बाहर को निकल रहा है। ये देखिए, ये अब इसकी एक्स और जी वाली एक प्लेन शो हो रही है। ठीक है, और वाई बिल्कुल इसके अपर डायरेक्शन में बाहर इसके पॉइंट आउट हो रहा है। ठीक है, जिसका नेम है उसको हमने एक प्लेन कंसीडर कर लेना है, और जो हमारा थर्ड एक्सिस है उसको हमने कंसीडर करना है कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस वो आउट ऑफ द प्लेन है उसके। ठीक है, इसी तरह से अगर हम वाई एक्स की बात करें तो ये देखें, ये ए वाई एक्स एक प्लेन कंसिडर की हुई है, और जी इस प्लेन के अबाउ आउट ऑफ द प्लेन अपवर्ड, और बाकी जो हाफ है वो बिलो इस प्लेन की होगा। ठीक है, अब बात आ जाती है स्केयर वाली। ये सब यहाँ पे तक जो थे वो सिर्फ सिंपल वाले थे। नेक्स्ट हमारे पास है स्केयर वाले जो डी ऑर्बिटल्स हैं। उनमें अगर हम एक्स स्केयर और वाई स्केयर की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि प्लेन तो एक्स और वाई की ही होगी, जैसे हमने एक्स वाई सिंपल किया था। लेकिन अगर हम इसको एक्स वाई को एक्स स्केयर और वाई स्केयर से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास है एक्स वाई का जो ऑर्बिटल है वो बिल्कुल इन एक्सिस के दरमियान में लाई कर रहा है। इनके चारों के चारों ऑर्बिटल्स जो हैं ये एक्सिस के दरमियान में हैं। लेकिन अगर हम एक्स स्केयर वाई स्केयर की बात करें तो इनके ऑर्बिटल एक्सिस के बिल्कुल ऊपर हैं। देखें, ये यहाँ पे बिल्कुल इन एक्सिस के ऊपर हैं। बस सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है एक्स वाई और एक्स स्केयर और वाई स्केयर में, दोनों की प्लेन सेम है। सिर्फ ऑर्बिटल की जो पोजीशन है वो एक में बिल्कुल मिड है, और जहाँ पे स्केयर की बात होगी वो उन एक्सिस के बिल्कुल ऊपर होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से अगर जी स्केयर की बात करें तो हमारे पास जी एक्सिस के बिल्कुल ऊपर ऑर्बिटल है, और सेकंड हमारे पास इस तरह से एक सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, ये डी जी स्केयर की शेप है। यहाँ तक हमारे पास जो है डी ऑर्बिटल की शेप्स कैसी होती हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमने नेक्स्ट जो है इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है हम कहते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से होता है, तो हम उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज होती है उसमें हमारे पास 3D यूज़ हो रहा होता है। तो हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इनकी कुछ ये स्कैंडियम से स्टार्ट हो रही है सीरीज़ जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, और ये जिंक पे एंड हो रही है जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो इसको इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट हम पहले भी बार बार इनके एनर्जी के लिहाज से इन सब शेल्स को अरेंज कर चुके हैं कि किस तरह से हमने करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, जब इनकी स्कैंडियम का 21 एटॉमिक नंबर है, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये एंड हो रही है 4s2 में और 3d1 में। जो 3D है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है
और हमारे पास जो 4s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास टाइटेनियम है, उसमें 22 का एटॉमिक नंबर हो जाता है, तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट वैनेडियम है, तो फिर एक इसका 23 है। देखिए 4s में पहले फिलिंग होनी है, वो 4s2 ही रहता है। ठीक है, एट दी एंड। नेक्स्ट हमारे पास डी ऑर्बिटल में फिलिंग होनी है, और ये तब तक फिल होते रहेंगे जब तक D10 ना हो जाए, क्योंकि 5d जनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम कहेंगे 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो हमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। ये D3 हो गया। फिर क्रोमियम में हमारे पास होता है D4 होता है। ठीक है, D4 होगा, तो 5 जो हमारे पास डी ऑर्बिटल होते हैं, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से कहते हैं। ठीक है, और 4s भी होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन क्या होता है हमारे पास कि इस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये इसको मोस्ट स्टेबलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, 4s में भी एक रह जाएगा। तो जो इस तरह की जो सिचुएशन है, जब डी ऑर्बिटल के तमाम ऑर्बिटल चाहे वो एक एक इलेक्ट्रॉन ही से क्यों ना फिल हुए हुए हों, तो स्टेबलाइज्ड फॉर्म होती है, रदर देन कि इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हों और डी ऑर्बिटल एक जो है एम्प्टी हो। तो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है 4s में एक होता है और D5 होकर उसको स्टेबल करने की कोशिश करता है। इसी तरह से मैंगनीज़ की बात करें, उसमें एक एटॉमिक नंबर फिर बढ़ जाता है, तो डी में 5 और एस में 2 हो जाते हैं। आयरन में हमारे पास 26 होता है। अगेन यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बढ़ना शुरू हो गए हैं। फिर D7, D8, D10 और नेक्स्ट भी डी, यहाँ पे D9 होने चाहिए थे, लेकिन वही अगेन फिनोमेना कि अगर ये ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये D10 में कन्वर्ट हो जाएगा और मोर स्टेबलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए 4 ऐसे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके डी में चला जाता है। अब देखें ये डी में मुख्तलिफ इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि एस में से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही निकल सकते हैं जो कि 2 है, सब में से निकल सकते हैं तो 2 तो सब की ही होगी। इसके अलावा जो डी में इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अब उस डी में से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी बेस पे इनकी क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर हम देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एस से 2 निकल सकते हैं, एक डी से निकलेगा, उससे नेक्स्ट हमारे पास डी में 2 है तो 4 तक हो सकती है। फिर इसी तरह से ये नेक्स्ट इसकी डी में जितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो निकल निकल के वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे, 4s में से पहले निकलेंगे। मैंगनीज़ की सबसे हाईएस्ट होती है, ये 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जाती है। ये स्कैंडियम से स्टार्ट होकर मैंगनीज़ तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है और फिर मैंगनीज़ से स्टार्ट होकर जिंक तक ऑक्सीडेशन स्टेट फिर जो है डिक्रीज़ होती है। तो इनका जो ट्रेंड है क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है और फिर यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ होती है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं वो बनाते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड कि इनमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं और डी ऑर्बिटल जो होते हैं इनको, तो यहाँ पे जब डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हमारे पास तो हम कहते हैं उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वहाँ पे जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने में हिस्सा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो दी गई हैं कि हमारे पास जो अमोनिया का सॉल्यूशन है, अगर हम उसको ऐड करते हैं कॉपर साल्ट के सॉल्यूशन में,
तो डार्क ब्लू कलर बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि फॉर्मेशन होती है कॉपर और अमोनिया कॉम्प्लेक्स की। इसी तरह से अगर हम इस अमोनिया सॉल्यूशन को ऐड कर दें सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट में, AgCl हमारे पास जो है उसके प्रेसिपिटेट होंगे, उसके अंदर हम इस सॉल्यूशन को डाल दें तो वो प्रेसिपिटेट सॉल्वलाइज हो जाते हैं। क्यों सॉल्वलाइज हो जाते हैं? क्योंकि ये जो वाला कॉम्प्लेक्स था जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था, वो क्या करता है कि इस AgCl से इस Cl को लेके यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे इस Cl ने इस Ag की वैलेंसी को पूरी करने की कोशिश की है। इस तो क्या होता है फिर, ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो सॉल्वलाइज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो इसको Ag को, ये वाला हम कॉम्प्लेक्स नहीं लेते, कॉपर वाला ये वाला नहीं लेते। इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई अगेन लेते हैं अमोनिया का सॉल्यूशन, सिंपल अमोनिया का, उसको हम AgCl में ऐड करते हैं। ये भी हमारे पास जो है एक सिल्वर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग करता है, तो ये भी क्या करेगा, ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा। अमोनिया के साथ ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और Cl यहाँ पे इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो है अमोनिया को अगर हम ऐड कर देते हैं, अमोनिया को अगर हम ऐड कर देते हैं निकल क्लोराइड के सॉल्यूशन में, तो हमारे पास वायलेट कलर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हमारे पास निकल जो है अमोनिया के साथ कम्प्लेक्स बना लेता है। ये सारे हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं। और ये जो हमारे पास कुछ दिए हैं वो कह रहे हैं कि एग्जांपल्स हैं कोऑर्डिनेशन आइंस की। यहाँ पे क्या है, ये आइंस हैं। अभी इनको स्टेबलाइज करने के लिए, इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इस स्फीयर के बाहर कोई ना कोई एटम अटैच होता है, जैसे कि ये यहाँ पे Cl अटैच है। ये हमारे पास होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनको हम जो है कम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। ये हमारे कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। अब ये किस तरह से बनते हैं और क्यों बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इन थ्योरीज में डिस्कस करनी होती हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये हमारे पास जैसे ये कंपाउंड डिफरेंट टाइप के दिए गए हैं। ये वाले यहाँ पे हमारे पास ये सेंट्रल एटम जो होता है वो मेटल का होता है, जैसे यहाँ पे Ag, यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे निकल, ये सारे के हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और इन मेटल्स के साथ जो ब्रैकेट के अंदर जो अटैच हैं, जैसे कि ये कॉपर और ये हमारे पास अमोनिया। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं लिगेंड, जो कि इस मेटल के साथ अटैच होता है और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। अपना जो लोन पेयर है वो यहाँ पे डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब इस एटम के ऊपर कितना चार्ज है वो वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। इस स्फीयर के बाहर कोई एटम हो, या फिर ये भी हमारे पास, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है ना, इसके अलावा हमारे पास कोई अनायनिक लिगेंड भी हो सकता है, वो सारा मिलके इसको सेटिस्फाई करेगा। ये सारी चीज़ें हम जब इसकी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे हमारे पास क्लैरिफाई होगी। अभी हमें यहाँ पे जस्ट ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं, कम्प्लेक्सेस कौन, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, ये सारे कम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने इसको जो है हम कहते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली स्पीशी होती है वो
आयनाइजेबल नहीं होती। जब भी हमने उसको आयंस में कन्वर्ट करना हो किसी कम्प्लेक्स को, तो क्या होगा, सिर्फ वही आयनाइज होगी जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगी। जैसे हमने ऊपर और NH3 6 और ये लगा दी हमने स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके बाहर था हमारे पास Cl। जब हम इसको आयनाइज करेंगे तो हमारे पास कॉपर और ये NH3 6 ये एक आयन में कन्वर्ट होगा, प्लस Cl एक सेकंड आयन में कन्वर्ट होगा। तो हम कहते हैं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है ये आयनाइजेबल होता है, ये आयंस में कन्वर्ट हो सकता है। जबकि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये एज अ होल एक आयन बनाएगा। ये इंडिविजुअल इसके ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं, ये आयनाइज नहीं होंगे, बल्कि ये पूरा एक जो स्फीयर है वो एक आयन के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट जी हमारे पास के हमारे इसमें डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, डबल साल्ट भी तो ऐसे ही होते हैं ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि ये वाली एक एग्जांपल दी हुई है, ये डबल साल्ट है। लेकिन इसका और कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उनमें डिफरेंस क्या है। वो कह रहा है कि जो डबल साल्ट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं इन सॉल्यूशन, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते। जैसे कि हमने बात की कि स्क्वायर के अंदर वाली जो चीज़ें हैं वो एज अ होल एक आयन के फॉर्म में रहेंगी, वो जैसे कि जैसे हैं वैसे ही रहेगा, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करेगा। जबकि डबल साल्ट जो होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, जिनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको स्टडी करने के लिए हमें कुछ टर्म्स का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास है कि लिगेंड क्या होता है। हमारे पास एक मेटल होती है और एक हमारे पास होती है मेटल, और उसके साथ जो एटम अटैच होंगे उसको हम कहते हैं कि ये लिगेंड है। जो कि जिन्होंने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना है उस मेटल के साथ, हम उनको कहते हैं कि ये लिगेंड है। वो लिगेंड या तो हो सकता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, या हो सकता है फिर कोई आयन हो। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं अमोनिया, वाटर, इथाइलिन डाइअमीन, ये सारे हमारे पास हैं न्यूट्रल लिगेंड। इथाइलिन डाइअमीन को हम EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, EN से। इसके अलावा एक क्लोराइड, साइनाइड, नाइट्रो ग्रुप और थायोसाइनाइड, ये तमाम वो ग्रुप हैं जो कि अनायनिक लिगेंड के तौर पे काम करेंगे। आइंस हैं ये सारे। पहले जो हमने पढ़े थे अमोनिया, वाटर, डाइइथाइल एमीन, ये तमाम जो थे वो न्यूट्रल लिगेंड थे, ना वो पॉजिटिव थे ना वो नेगेटिव थे, बल्कि न्यूट्रल थे। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर है नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेटल एटम। मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड अटैच हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि हमारे पास ये है AgNH3 ट्वाइस, और ये स्फीयर, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा 2। तो इस मेटल के साथ 2 अमोनिया के जो मॉलिक्यूल हैं वो अटैच है, तो हम कहेंगे कि अमोनिया जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी करता है, ये 1 से लेके 12 तक पॉसिबल है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन इस तरह से भी हो सकती है, बास टाइम पे जैसे हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, एक ही लिगेंड 2 दफ़ा जब मेटल के साथ अटैच होता है तो तब हमारे पास कन्फ्यूजन हो सकती है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। अगर हम कहें कि कॉपर के साथ इथिलीन डाइअमीन के 2 मॉलिक्यूल अटैच हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल अटैच हैं,
तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। क्यों? क्योंकि एथिलीन डाइमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, मीन्स एक मॉलिक्यूल 2 दफ़ा अटैच होता है कॉपर या कोई भी मेटल यहाँ पे हो तो उसके साथ। एक मॉलिक्यूल जब 2 दफ़ा अटैच होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स कितनी दफ़ा अटैच होगा? 4 टाइम्स, मीन्स 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनाएगा उस मेटल के साथ, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। दूसरी सेंस में हम कोऑर्डिनेशन नंबर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट अटैच्ड टू मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब एक पूरा स्फीयर है, उसके अंदर हमारे पास मेटल भी हो सकती है, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसके अंदर मेटल होती है और उसके साथ कोई ना कोई लिगेंड होता है। वो लिगेंड एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी। इसको हम एक स्फीयर से बंद कर देते हैं। इस पूरे को हम कहते हैं कि ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने इसमें कैलकुलेट करना है कि चार्ज हम कम्प्लेक्स आयन पे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए वो कह रहा है कि कुछ रूल्स हैं, जैसे कि हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 1 के, जैसे ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, उन सब के ऊपर वो कह रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। अगर सेकेंड ग्रुप की बात करें तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन की बात करें तो +1 होता है, लेकिन अगर हाइड्राइड हो तो -1। कंपाउंड जो हैलोजेंस होते हैं उनका -1 होता है। ठीक है, यहाँ तक हम वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो हमने किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। अगर कोई चार्जेस हैं, द सम ऑफ चार्जेस कैरीड बाय एटम आइंस और मॉलिक्यूल्स, किसी एटम आइन और मॉलिक्यूल्स के ऊपर कम्प्लेक्स के अंदर जो भी एटम आइंस और मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर जो चार्ज होगा इज इक्वेटेड टू एक्चुअल चार्ज ऑफ द कम्प्लेक्स आइन। अब इस बात का मतलब क्या है? वो कह रहा है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स है कॉपर और साथ में अमोनिया है, इसके 4 मॉलिक्यूल अटैच हैं और इसके ऊपर 2+ चार्ज है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पूरा चार्ज है ना, इस तरह से स्फीयर भी लगाएंगे, ये 4 इधर आएगा, इस स्फीयर के ऊपर +2 चार्ज है। इट मीन्स कि ये हमारे पास जो कॉपर और ये NH3 4 है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज इक्वल टू 2। ठीक है, और अमोनिया हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इट मीन्स यहाँ पे 0 है, तो हमारे पास कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +2। जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज था, लेकिन शर्त ये है कि हमारे पास लिगेंड न्यूट्रल होना चाहिए, उसके ऊपर 0 चार्ज होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसकी बात करें जैसे AgCN2 -1 है इस स्फीयर के ऊपर, तो हम कहते हैं कि ये -1 के। अब इस साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। अब 2 मॉलिक्यूल हैं तो मीन्स -2, तो हमारे पास Ag और इसके ऊपर -2 चार्ज था इज इक्वल टू, जो कि इक्वल है -1 के। ये -2 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा? ये -1 था ये वाला, और जब ये -2 इस साइड पे जा रहा है तो +2 हो जाएगा। +2 में से -1 माइनस करें तो 1+ हमारे पास आएगा आंसर, जो कि इस मेटल का क्या, इस मेटल की क्या होगी? वैलेंसी होगी। इस मेटल के ऊपर जो चार्ज होगा उसको शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, जैसे इन्होंने टोटल इक्वेट कर दिया है इसको। नेक्स्ट हमारे पास के लिगेंड्स की टाइप्स। लिगेंड टाइप किस के होते हैं? हमारे पास लिगेंड मोनोडेंटेट भी हो सकते हैं, बाइडेंटेट भी हो सकते हैं, पॉलीडेंटेट भी हो सकते हैं।
मोनोडेंटेट लिगेंड वो होंगे जो कि जस्ट एक ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। If a ligand is attached to a central metal atom only by one coordination bond, तो हम कहेंगे कि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, या जिसको हम यूनिडेंटेट लिगेंड भी कहेंगे। इनकी एग्जांपल क्लोरो, नाइट्रो, ब्रोमो, सियानो, हाइड्रोक्सी, वाटर जिसको हम एक्वा भी बोलते हैं। इसमें कम्प्लेक्सेस में जब हम इसको शो करते हैं तो वाटर के लिए एक्वा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया, और ये हमारे पास ये होगी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड है। इसके अलावा पॉलीडेंटेट लिगेंड भी हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास बाइडेंटेट जो 2 डोनर एटम देगा, ट्राइडेंटेट 3 डोनर एटम देगा। इसके अलावा 4, 5, 6 जिसको हम टेट्रा पेंटाहेक्साडेंटेट लिगेंड कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आयरन और उसके साथ साइनाइड 6 मीन्स इस आयरन के साथ 6 जो हैं वो साइनाइड के मॉलिक्यूल अटैच हैं, और CN जो होता है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये सिर्फ एक ही दफ़ा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि ये आयरन है और ये 6 साइड पे साइनाइड अटैच है। ये साइनाइड एक ही दफ़ा इस आयरन के साथ बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इथिलीन डाइअमीन की एग्जांपल है, जिसको हम थोड़ा सा पीछे भी टच कर चुके हैं। इसमें देखें ये पूरे का पूरा एथिलीन डाइअमीन है, ये इतना पार्ट एथिलीन डाइअमीन है। इसमें देखें डाइअमीन 2 नाइट्रो ग्रुप नाइट्रोजन अटैच हैं। एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो एक लोन पेयर ये यहाँ से इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। सेकंड इसी मॉलिक्यूल का जो सेकंड नाइट्रोजन है वो भी कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये दूसरा एक मॉलिक्यूल आ जाएगा तो उसके भी क्या होंगे, 2 नाइट्रोजन अटैच होंगे कॉपर के साथ। अब यहाँ पे एथिलीन डाइअमीन के मॉलिक्यूल तो 2 यूज़ हो रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन 2 एथिलीन डाइअमीन से 4 बन रहे हैं। तो हम कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, ना कि हम ये कहें कि 2 है। ये बात गलत होगी, क्योंकि एथिलीन डाइअमीन बाइडेंटेट लिगेंड है, एक मॉलिक्यूल 2 दफ़ा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो हम कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। नेक्स्ट हमारे पास चिलेट्स। चिलेट्स क्या होते हैं? अब हमारे पास अगर कोई ऐसा लिगेंड आ जाए कि जो कि पॉलीडेंटेट हो, एक से ज़्यादा जगह से अटैच हो सके मेटल के साथ, रिंग की फॉर्म बना लेता है, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है। ये देखें, एक रिंग बना रहा है, एक कम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल बन जाता है, तो हम कहते हैं कि वो रिंग स्ट्रक्चर जो बन रही है कंपाउंड की, उसको हम चिलेट्स बोलते हैं। ये पॉलीडेंटेट लिगेंड जो होते हैं वो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि वो चिलेट बना रहे होते हैं, तो उसको चिलेटिंग एजेंट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को चिलेशन कहते हैं। जैसे कि एथिलीन डाइअमीन जो था बाइडेंटेट लिगेंड था, जिसकी वजह से 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये एक है चिलेट। अनदर एग्जाम्पल ऑफ चिलेशन क्या है, निकल DMG डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि निकल के साथ बना रहा है, और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ये इसका कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है। ये डाईमिथाइल ऑक्साइड है, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है, 2 जगह से ये अटैच हो सकता है। तो ये हमारे पास निकल का एक मॉलिक्यूल है, ये वाला, इसके साथ एक ये अटैच हो रहा है, एक DMG, और सेकंड DMG इस निकल के साथ ये अटैच हो रहा है। ये देखिए, ये भी एक क्या है, 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। ये 5 मेंबर रिंग है, मिड वाली, ये 5 मेंबर रिंग है। और इसका अगेन एक ये भी है कि ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना रहा है, तो ये एक 6 मेंबर रिंग भी यहाँ पे बन रही है। ये कम्प्लेक्स रिंग सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये एक चिलेट होगा जो कि बाइडेंटेट लिगेंड से बन रहा है। इसी तरह से और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सलेट आयन है। ये देखें, यहाँ पे भी एक चिलेशन का प्रोसेस हुआ है, चिलेट बनाया गया है, एक रिंग बन रही है। ये देखें, ये पूरी एक क्या है, रिंग है, ये भी 5 मेंबर रिंग है।
एक ये यहाँ पे भी अटैच है, एक ये यहाँ पे भी अटैच है, तीन तीन ऑक्सलेट आयन इसके साथ अटैच है। नेक्स्ट हमारे पास के ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि चिलेट की स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले है कि हमारे पास चिलेट इफेक्ट क्या है। The complex formed by chelating a ligand such as ethylene diamine ETT are more stable than those formed by monodentate ligand such as water ammonia. This enhanced stability of complex containing chelating agent is called chilate effect. जहाँ पे चिलेशन होगी, जहाँ पे वहाँ पे क्या होती है, हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बनती है। वो कह रहा है उस रिंग स्ट्रक्चर के बनने से, उस चिलेशन के प्रोसेस की वजह से वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। जैसे कि ये निकल है, ये अमोनिया के साथ मिलके बना रहा है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड था अमोनिया, तो यहाँ पे चिलेशन नहीं हो सकती, तो ये लेस स्टेबल है। जबकि यही निकल जब एथिलीन डायमीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें पता है कि एथिलीन डायमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है जो कि रिंग स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट करेगा, तो ये कम्प्लेक्स जो है मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू निकल विद अमोनिया कम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही उस कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी। इसके अलावा साइज़, अगर चिलेट रिंग का साइज़ है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। अगर हम मेटल चिलेट विद 5 मेंबर रिंग के साथ देखते हैं तो वो मोर स्टेबल होगा। वो कह रहा है कि 6 मेंबर रिंग जो होती हैं वो लेस स्टेबल होती हैं। जैसे कि हम देख चुके हैं एथिलीन डायमीन में, ऑक्सलेट आयन में, ग्लाइसिन में, डाईमिथाइल ऑक्साइल अमीन में, ये सारी 5 मेंबर जो है चिलेटिंग रिंग बनाती हैं, स्टेबल कम्प्लेक्स बना रही हैं। ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, उस केस में ये 5 मेंबर रिंग स्टेबल होगी। लेकिन जैसे ही हमारे पास 6 मेंबर रिंग चिलेट की बात की जाए तो वो उन जगहों पे स्टेबल होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा या फिर अनसेचुरेशन होगी, तो तब ये 5 मेंबर रिंग चिलेट से मोर स्टेबल होंगे। इनकी अब एप्लीकेशन क्या है चिलेट कंपाउंड की। विटामिन B12 ये हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, जो कि कॉम्पाल्ट कॉम्प्लेक्स है। ये भी एक चिलेटिंग एजेंट, एक चिलेशन का इसमें प्रोसेस होगा और चिलेट बनाएगा। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कंटेन होते हैं सर्टन पोरफायरिन कम्प्लेक्स। ये भी एक कम्प्लेक्स से मिलके बना होता है, ये कम्प्लेक्स आयरन से मिलके बनता है। क्लोरोफिल की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम के साथ एक कम्प्लेक्स बना होता है। इसके अलावा हमारे पास जो थी मेटल पॉइजनिंग बाय लेड, कॉपर, क्रोमियम, निकल, जिंक एटसेट्रा इन द बॉडी कैन बी रिमूव बाय ट्रीटिंग इट विद EDTA, एथिलीन डाई अमीन टेट्रा एस्टिक एसिड। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है, ये तो हाईली कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। इसके अलावा ये क्या होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। EDTA की अगर हम बात करें तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ होता है वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ये क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ एक कम्प्लेक्स बना के इनको वहाँ से रिमूव कर देता है। हम कहते हैं कि वाटर की हार्डनेस रिमूव हो जाती है बाय यूजिंग EDTA। ठीक है, ये हमारे पास पूरा इसका हो गया इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसमें से एक जो है नोमेनक्लेचर का एक टॉपिक है इसके इंट्रोडक्शन में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट हम इसकी थ्योरीज को डिस्कस करना शुरू करेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह से जस्टिफाई होते हैं। जैसे हमने कोवलेंट बॉन्ड को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी डिफरेंट थ्योरीज से, तो यहाँ पे भी हम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफरेंट थ्योरीज से जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो जो थ्योरीज का पार्ट है वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहाँ इसके जस्ट इंट्रोडक्शन तक रहेगी। ठीक है।